हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सकलन हैदर है। जैसे कि हम क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 के बारे में हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने कुछ ब्रांचेस पिछले लेक्चर में डिस्कस की। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। दूसरी जो साइंसेस हैं उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। दूसरी जो मेन साइंसेस है, फॉर एग्जाम्पल फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनके साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। बायोलॉजी क्या है? मल्टी डायमेंशनल। इसमें बहुत सारी डायमेंशंस है, बहुत सारी जहतें हैं। बायोलॉजी बेसिकली तो हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, बुनियादी तौर पर तो हम इसमें लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन बायोलॉजी दूसरी साइंसेस से भी लिंक करती है। दूसरी जो मेन साइंसेस है उसके साथ भी ये ताल्लुक़ रखती है, लिंक करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिफिकेशन करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके बारे में हमें डेटा मालूम करना होता है। एनिमल्स मूव करते हैं, एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ लॉस, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो बहरहाल लिविंग थिंग्स जो है वो दूसरी साइंसेस से किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के साथ जिन साइंसेस का, उसमें से पहली को हम बायोफिज़िक्स कहेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो ब्रांच है ये बेसिकली ताल्लुक़ रखेगी फिज़िक्स के साथ, ठीक है ना। तो बायोफिज़िक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है जिस पे हम डील करेंगे किसके बारे में? लॉज और टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स। अगर हम लिविंग थिंग्स के लाइफ प्रोसेसेस को समझने के लिए जो है फिज़िक्स के लॉज और फिज़िक्स की टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, उसको हम कहेंगे बायोफिज़िक्स, ठीक है ना। बायोफिज़िक्स किसको कहेंगे हम? जब हम लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए फिज़िक्स की टेक्निक्स और लॉज को इस्तेमाल करें, तो ऐसी स्टडी को क्या कहा जाएगा? बायोफिज़िक्स। किस तरीके से? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवमेंट, फोर्स, ये फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है ना। क्या प्लांट्स और एनिमल्स मूव नहीं करते? बेशक करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स जो मूवमेंट करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। प्लांट्स जो एनिमल्स हैं, बुनियादी तौर पर जो एनिमल्स हैं वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो साउंड प्रोड्यूस करना है, साउंड वेव्स हैं, ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड विद द फिज़िक्स लॉज, ठीक है ना। तो अगर हम लिविंग थिंग्स का वो एस्पेक्ट जो कि फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखता है, फ़िज़िक्स के लॉज से ताल्लुक़ रखता है, उसकी स्टडी को हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। जैसा कि आपने फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा, आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी आपने स्टडी की होगी, ठीक है ना। आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ जो है ना साउंड वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? अल्ट्रासाउंड के लिए। लेज़र टेक्नोलॉजी फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होती है। किसके लिए? बायोलॉजी के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर। या हम फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं, उसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली किससे ताल्लुक़ रखती है? बायोलॉजी से और फिज़िक्स के रिलेशनशिप से ताल्लुक़ रखती है। इसी तरीके से पैलेंटोलॉजी में हमने पढ़ा था फॉसिल्स के बारे में। जो एनिमल्स मर चुके हैं ना, उनके निशानात को फॉसिल्स कहा जाता है। अगर हम फॉसिल्स की एज को मालूम करना चाहते हैं कि ये फॉसिल्स कितना पुराना है, उसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जो कि फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजी है, फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखती है, इसको यूज़ किया जाता है फॉसिल्स को मालूम करने के लिए, फॉसिल्स की एज को मालूम करने के लिए। तो इस बेसिकली साइंस को हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, बायोमैथमेटिक्स। इसको बायोमेट्री भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, उसमें हज़ारों जो है ना स्पीशीज़ मौजूद हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेटा कलेक्ट करें, जब हम कलेक्ट करें डेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिसर्च करने के लिए, लिविंग थिंग्स पर रिसर्च करने के लिए अगर हम कलेक्ट करें डेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखेगा। ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को कहेंगे बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। इज इट क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। जब लिविंग थिंग्स जो है वो ताल्लुक़ रखेगी केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? केमिस्ट्री का मतलब है जब हम स्टडी करें किसकी? बायोकेमिस्ट्री में जब हम स्टडी करें केमिकल्स के बारे में, जब हम केमिकल्स के बारे में थॉरोली स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज़ लिंक्ड विद द
बायोकेमिस्ट्री। इज इट क्लियर? तो बेसिकली ये ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की, जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड मिलके पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल या फिर ऑर्गेनल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। जब हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें और उस किस तरह सेल्स बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के मिलाप से, ऐसी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना? बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे किसके बारे में? सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। लिविंग थिंग्स जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उनके मुख्तलिफ फंक्शंस को जब एक्सप्लेन किया जाए, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इज इट क्लियर? उसके बाद जो ब्रांच है जो कि ताल्लुक रखती है बायोलॉजी से, दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। बायो कहा जाता है लिविंग थिंग्स को और जियो कहा जाता है अर्थ को। ठीक है ना? जैसा कि ज़मीनें हैं, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मुख्तलिफ ज़मीनें हैं, मुख्तलिफ रीजन्स पर मुख्तलिफ एनिमल्स जो है ना वो ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ठीक है ना? अब हर एनिमल का रहने का रीजन भी अलग है और अंदाज भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट्स एरिया में रहते हैं, कुछ एनिमल्स आइस कंडीशंस में रहते हैं, ठंडे माहौल में रहते हैं, कुछ गर्म माहौल में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ग्रीनरीज में रहते हैं। ठीक है ना? तो ये जो साइंस है बायोजियोग्राफी, ये बेसिकली डील करती है किससे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ रीजन्स में, दुनिया के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ जो मुख्तलिफ एनिमल्स रहते हैं ज़मीनों पर, उसकी स्टडी को कहा जाता है बायोजियोग्राफी। ठीक है ना? मुख्तलिफ एनिमल्स मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, मुख्तलिफ जो है रीजन्स में रहते हैं, ऐसी स्टडी को हम कहेंगे बायोजियोग्राफी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। उसके बाद अगर हम एक और टॉपिक की बात करें इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो है करियर्स इन बायोलॉजी। जो लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं या साइंटिस्ट जब लिविंग थिंग्स पर स्टडी करते हैं, तो बेसिकली बायोलॉजी का करियर क्या है, या ये कहा जाए कि एप्लीकेशंस का क्या है। बायोलॉजी सब्जेक्ट को, बायोलॉजिकल साइंसेस को हम किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, इसको बेसिकली कहा जाता है करियर इन बायोलॉजी। जो स्टूडेंट्स एज अ करियर बायोलॉजी को लेते हैं, तो वो इस डिग्री को हासिल कर कर क्या हासिल करेंगे, वो कौन से जो है फील्ड्स जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बायोलॉजिस्ट है, अगर वो अपनी फील्ड में महारत हासिल करता है, तो वो दो चीज़ों में महारत हासिल कर सकता है। पहले को कहेंगे मेडिसिन और दूसरे को कहेंगे सर्जरी। जैसे कि मुख्तलिफ मेडिसिन मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से जो बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, बायोलॉजिस्ट जो है ना वो उस पर काम करते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेस है। तो डायग्नोसिस करने के लिए, मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए भी बायोलॉजी इस्तेमाल होती है। और सर्जरी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्जरी किसे कहा जाता है? कोई अगर ऑर्गन ख़राब हो गया है उसको रिपेयर करना, उसकी रिप्लेसमेंट करना और अफेक्टेड ऑर्गन्स को बॉडी में से रिमूव कर देना, इस तरह की स्टडी को सर्जरी भी कहा जाता है। और ये सर्जरी और मेडिसिन जो हैं ये किसकी बदौलत है? बायोलॉजिकल साइंसेस की बदौलत है। तो पहली जो एप्लीकेशन हो गई बायोलॉजिकल साइंसेस की, दैट इज़ द मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर कोई बायोलॉजी में महारत हासिल करता है तो वो कौन सी फील्ड सेलेक्ट कर सकता है? दैट इज़ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़राअत को कहा जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन फील्ड्स वगैरह। अगर कोई बायोलॉजिकल साइंसेस में अगर महारत हासिल कर ले तो वो क्या कर सकता है? प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। हम फसलों को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस्म किस्म की फसल प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन एग्रीकल्चर कंट्री है, तो बायोलॉजिस्ट जो है वो इसमें एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करके। थर्ड जो फील्ड है बायोलॉजी के करियर में, दैट इज़ दी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक न्यू टेक्निक है जो बहुत अच्छी टेक्निक है। ये बेसिकली एक हिस्सा है किसका? एग्रीकल्चर का, ज़राअत का। इसमें हम क्या कर सकते हैं? वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम बहुत सारी किस्में हैं प्लांट्स की, उनको हम मुख्तलिफ फील्ड्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मुख्तलिफ प्लांट्स में से जो मुख्तलिफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको भी हम
बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्टिकल्चर। इज इट क्लियर? उसके बाद जो फील्ड है बायोलॉजी में वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री किसे कहा जाता है? जंगलात को। जंगलात की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से हम जो है ना वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हासिल कर सकते हैं। अगर फॉरेस्ट बढ़ जाएंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ बन चुके हैं। इंडस्ट्रीज़ की वजह से विंड पॉल्यूशन होती है, वाटर पॉल्यूशन होती है, सफोकेशन होती है। तो अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की तादाद बढ़ेगी और उससे इंसानियत को फ़ायदा होगा। अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो हम बहुत सारी तादाद में वुड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अगर कोई बायोलॉजी में महारत हासिल करेगा और वो मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स पर अच्छे तरीके से स्टडी करेगा तो वो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए वो अच्छे फॉरेस्ट जो है ना, न्यू फॉरेस्ट बना सकता है, पैदा कर सकता है, उनकी अच्छी प्रोडक्शन कर सकता है। उसके बाद एक और फील्ड है, करियर है बायोलॉजी में, दैट इज़ कॉल्ड दी फार्मिंग। फार्मिंग किसे कहा जाता है? फार्मिंग का मतलब है मुख्तलिफ फिश फॉर्म्स बनाना, फ़िश को जो है ना वो प्रोड्यूस करना, और कैटल फॉर्म्स बनाना, पोल्ट्री फॉर्म्स बनाना। आपको पता है कि इससे भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? आप बहुत बड़ी तादाद में एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप बहुत बड़ी तादाद में गोश्त, मीट हासिल कर सकते हैं, मिल्क हासिल कर सकते हैं, लेदर हासिल कर सकते हैं, और वूल, कपड़ा वगैरह, और उनकी खालों से कपड़ा वगैरह हासिल भी किया जा सकता है। तो फार्मिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है जो कि बायोलॉजिस्ट जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री किसे कहा जाता है? ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी एग्रीकल्चर साइंसेस से ताल्लुक़ रखता है। इसमें हम ब्रीडिंग करवाते हैं एनिमल्स को। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल, हमने बहुत सारे मुर्गियाँ पाल ली, उसमें से बहुत सारी मुर्गियाँ बना दी। इसी तरीके से गोट और बफेलोस वगैरह, इन चीज़ों की ब्रीडिंग कर सकते हैं जिससे हमें मीट हासिल हो सकता है, मिल्क हासिल हो सकता है, प्रोटीन्स वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं जो कि बेनिफिशियल है इंसानियत के लिए, लोगों के लिए। एक और फील्ड है जो बायोलॉजी में एज अ करियर हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी फिशरीज़। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्योंकि फिशेस बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की। अगर आप सेल की स्टडी करें तो हमारा सेल जो है ना वो 50% वेटेज में प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है ना। हमारा जो सेल है उसका 50% प्रोटीन होता है। हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन के लिए गुड सोर्स जो है ना वो फ़िश है। फ़िश से हमें बहुत सारा प्रोटीन हासिल हो सकता है। तो फिशरीज़ के ज़रिए क्या कर सकते हैं हम? क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं फ़िश की। अगर हमें बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोडक्शन करनी है फ़िशेस की तो हमें फिशरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को मैं आपको ब्रांचेस में बता चुका हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस है, बायोलॉजी की ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन, हम इंसुलिन बना सकते हैं, हम ग्रोथ हार्मोन्स बना सकते हैं, हम इंटरफेरोन बना सकते हैं। इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन बेसिकली हमारे ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर लेवल बढ़ जाए, शुगर लेवल कम हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है ना इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि हमारी बॉडी में शुगर लेवल बैलेंस रहे। कई लोगों का शुगर लेवल ख़राब हो जाता है जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि बैक्टीरिया में से इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और हम आर्टिफिशियली इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती, तो फिर वो क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरफेरोन जो है वो एक केमिकल है जिसके ज़रिए हम वायरस को किल कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।